सभी को नमस्कार। तो आज फिर मैं लेके आई हूँ आपको 60 वर्ड प्रति मिनट का दूसरा भाग। और इसके साथ ही सबसे पहले मेरे सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके लिए अगर हम बहुत अच्छे आशुलिपिक बनते हैं तो निश्चित है कि हम एक सरकारी जॉब पा ही लेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा खुशी हमारी माँ को ही होगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में दिल्ली के पश्चिमी निज़ामुद्दीन स्थित मुख्यालय में तबलीगी जमात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद उठे कई सवाल आने वाले दिनों में भी झकझोरते रहेंगे। जमात को अपने वजूद के 94 साल में पहली बार विवाद ही नहीं, सार्वजनिक चर्चा का इस तरह विषय बनना पड़ा। इतिहासकारों, लेखकों और इस्लामी मामलों में दिलचस्पी रखने वालों के सीमित दायरे से बाहर आम आदमी की इस पर नज़र पड़ी। आरोप लगे कि जमात को बाहर से पैसा मिल रहा है, यह संगठन आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और इसके क्रियाकलाप भारतीय राष्ट्र राज्य के हितों के खिलाफ हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद सैकड़ों देसी विदेशी जमातियों की मुख्यालय में मौजूदगी कानून का सामान्य उल्लंघन मानी जाएगी, लेकिन आतंकवाद उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच की जरूरत है। पैरा। दक्षिण एशियाई इतिहास की अमेरिकी विशेषज्ञ बरवारा मैटकाफ ने तबलीगी जमात की स्थापना के समय को बारीकी से रेखांकित किया है। खिलाफत आंदोलन खत्म हो चुका था और इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता की ज्वाला भी क्षीण होने लगी थी। धार्मिक हिंसा बढ़ रही थी। आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन भी था, जिसका लक्ष्य हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाले भारतीयों की घर वापसी था। बरबारा बताती है कि 1927 में मौलाना इलियास के नेतृत्व में बनी तबलीगी जमात देवबंद की शाखा के रूप में विकसित हुई, लेकिन बुनियादी फर्क यह रहा कि जमात ने राजनीतिक मामलों से दूर रहने का निश्चय किया। वह इसकी तुलना अमेरिका के अल्कोहल अनोनिमस नामक संगठन से करती हैं। 1935 में ओहियो राज्य में बने इस संगठन ने
नशे के खिलाफ आंदोलन चलाया था। पैरा, मौलाना इलियास ने पढ़ाई देवबंद में की और इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों से उनका देवबंदी मौलानाओं से पूरा इत्तेफाक भी था। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह आया